पीडीए के माध्यम से जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, जो असहाय हैं, उन सबको मदद पहुंचाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करें। रामजी लाल सुमन जी दलित समाज से आते हैं, इसीलिए उनको सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। ये तो दिख रहा है ना। एक उदाहरण बताइए मुझे, जाति देख करके हुआ हो कोई एक उदाहरण बताइए। कहते हैं कि लोग यादव चलाते थे थाने, जिसको पकड़ा, जिसने कहा कि हाँ मैंने फूलन देवी की हत्या की है, वो देश की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ जेल से भाग जाता है। पुलिस फोर्स को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाया जा रहा है और वो फोर्स पूरा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। राज्यसभा के सांसद के घर पे हमला हो रहा है, तब कहाँ गया जीरो टॉलरेंस। नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ 27। इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के समाजवादी पार्टी मुख्यालय में है और हमारे साथ मेहमान यश भारतीय जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हम लोग इनसे बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर। उत्तर प्रदेश में सरकार लगातार ये दावा करती है कि उनके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं या तो जेल में हैं। तो अगर अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं या फिर जेल में हैं, तो जय भीम बोलने पर अलीगढ़ में एक लड़के को मारा गया, ये घटना कहाँ से आती है। प्रयागराज में बोझा, गेहूं का जो बोझा होता है वो ना ढोने की वजह से उसको उसी बोझ में जला दिया गया, ये घटना कहाँ से आती है। और तमाम घटनाएं जो डेली हम लोग उत्तर प्रदेश से सुनते हैं, ये घटना कैसे हो रही है और क्यों उस पर इस तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही कि ये आपराधिक घटनाएं कम हो। तो जो एक तरफ दावे अलग हैं, दूसरी तरफ घटनाओं का सिलसिला जारी है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ यश भारती जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत धन्यवाद सुमित भाई। कैसे देखते हैं सरकार का दावा, कितना सही कितना गलत? जीरो टॉलरेंस की सरकार है ही नहीं, कुछ उत्तर प्रदेश में गड़बड़। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार है, देश का सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गृह विभाग अपने पास रखा है। जीरो टॉलरेंस की अगर क्राइम के अगेंस्ट में बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, तो फिर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जो स्वयं हैं, वो पुलिस का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, डीजीपी, वो स्थायी तौर पे क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों बार बार वो टेम्पररी हो रहा है और एक समय के लिए नहीं, सालों से लगातार चल रहा है। तो ये दिख रहा है कि निर्णय लेने की क्षमता मुख्यमंत्री के पास नहीं है, चयन करने की क्षमता मुख्यमंत्री के पास नहीं है। पुलिस अपनी मनमानी कर रही है और मनमानी कर नहीं रही, उससे करवाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पुलिस को बनवा दिए गए, जिससे पुलिस की बदनामी हो रही है, पुलिस की कार्य क्षमता कम हो रही है, पुलिस की नकारात्मकता की छवि बन रही है। पुलिस की थाने के अंदर, पुलिस की सुरक्षा के बीच में अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो हम उसे हत्या नाम नहीं देंगे। कस्टोडियल डेथ माननीय अखिलेश यादव जी बार बार इस विषय को उठा रहे हैं और पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। क्या वजह है कस्टोडियल डेथ की? सीधी सी बात है कि जो सरकार के साथ में है, जो सरकार के विचारों के साथ में है, वो जिंदा रह पाएगा। जो सरकार के साथ में नहीं है, सरकार के विचारों के साथ में नहीं है, वो मारा जाएगा, चाहे वो पुलिस थाने के अंदर मरेगा या पुलिस थाने के बाहर मरेगा। और ये लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ा हाईटेक होने की बात करती है। जिस तरीके से उनके कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय, प्रदेश के कार्यालय, जिले के कार्यालय हाईटेक हुए हैं, आखिर पुलिस थाने हाईटेक क्यों नहीं है? क्या अतीक अहमद को इलाहाबाद में सबने नहीं देखा? अस्पताल जाते में मीडिया का बंदा बनकर के वो आया, आई कार्ड लगाया हुआ था। फिर तो सवाल ये भी उठता नहीं, क्यों इतनी आपकी भावनाएं हैं? अतीक अहमद के साथ अपराधी था, मारा गया। मैंने एक अतीक अहमद का केवल उदाहरण दिया कि पुलिस कस्टडी के अंदर ही हुआ ना, पुलिस सुरक्षा थी ना, और कोई भी आदमी मीडिया कर्मी बन के आके कनपट्टी पे गोली चला गया। तो ये तो पुलिस का जीरो टॉलरेंस दिखा कि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, वो सुरक्षित नहीं है, वो अदालत नहीं पहुंच पाएगा, वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये न्याय हो गया? ये संविधान के अधिकार के साथ चल रहा है काम? कड़ी से कड़ी सजा दिलाए यहाँ पर अपराधियों को, किसने रोका है? क्या समाजवादी पार्टी किसी अपराधी के पक्ष में आई? जो अपराधी है, जिसको न्यायालय ने अपराधी घोषित कर दिया, जिसकी सारी ट्रायल हो चुकी, सजा दीजिए ना। लेकिन आप बेकसूरों को फंसा रहे हैं। आप मुझे बताइए, अभी कल की घटना है, एक एनकाउंटर होता है अमन नाम के लड़के का, वो अमन की जाति यादव कैसे बन गई? कैसे पुलिस ने अफवाह उड़ने दी या उड़ाई? क्या है अमन की जाति? अमन की कोई भी जाति हो, अगर अपराधी है तो उसकी अपराधी जाति है, लेकिन उसको यादव बनाना, उसको मुसलमान बनाना, उसको पीडीए बनाना, ये कौन सा कानून व्यवस्था है?
ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है जो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश में चला रहे हैं? और जिस नाम से समाजवादी विचारधारा को, समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को बदनाम किया गया कि सारे थाने यादव चला रहे हैं, 46 में से 56 एसडीएम है। भाई आप गृह विभाग आपके पास है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास है, मुख्यमंत्री स्वयं योगी आदित्यनाथ 46 में से 56 की सूची नहीं दे पाए अभी तक। कोई गलत काम हुआ है, आप सदन में बोल रहे हैं, आप सभाओं में बोल रहे हो, जनता से बोल रहे हो, सूची जारी कीजिए ना। आप बदनाम कर रहे हो और हकीकत है तो या तो क्षमा मांगिए कि आप बदनाम किया है आपने, और हकीकत है तो सूची जारी कीजिए। केवल अभी जो है प्रयागराज की घटना कुछ दिनों पहले की ही है, उसको जला दिया गया, शेड्यूल कास्ट का वो आदमी था। अलीगढ़ की घटना है, जय भीम बोलने पे मारा गया। इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश से कई तरीके से आती हैं, और वो आप लोग क्यों इस बात को सामने नहीं ला पा रहे, क्यों उस पर आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं कि अगर 46 में 56 यादव थे, अगर अखिलेश जी की सरकार में यादव थाने चला रहे थे, तो इस सरकार में थाने कौन चला रहा है? इस सरकार में किस जाति के अपराधी हैं? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी देश के अंदर इस समय हर विषय पे अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, कोई नेता बोल रहा है, तो माननीय अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं। हर दूसरे दिन तीसरे दिन प्रेस वार्ता करते हैं और आपके पत्रकार साथियों का जवाब देते हैं। इस विषय पे भी उन्होंने बोला है, आंकड़ों के साथ बोला है, ग्राफ बना करके दिखाया है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सजातीय थाने चला रहे हैं। प्रामाणिक तौर पर हम बात कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी बात कर रहे हैं, प्रामाणिक तौर पे बात करें। डीजीपी साहब ने कहा कि ऐसी गलत आंकड़े हैं अखिलेश जी के पास। वो कह रहे हैं कि सब अपने जितना सक्षम था उसी के हिसाब से उनको वहाँ बैठाया गया, किसी की जाति देख के नहीं बैठाया गया। नहीं, देखिए डीजीपी साहब, पहले तो उनके आगे आप टेम्पररी लगा लीजिए। जो टेम्पररी डीजीपी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि ये काबिलियत के साथ पहुंचे हैं। तो अगर कोई यादव उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के समय था तो उसको भी तो डिफेंड करें। जब योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि जो लोग थे वो काबिलियत के हिसाब से थे, क्यों फोर्स का मनोबल कमजोर कर रहे हैं डीजीपी साहब? यही उनका टेम्पररीपन है कि उस समय के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। जब खुलेआम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यादव थाने जो थे वो मुसलमान यादव चलाते थे, तो थाने उस समय यादव चलाते थे, तो डीजीपी साहब को क्या हो जाता है? यही उनका टेम्पररीपन है, यही उनकी टेम्पररी सोच है कि अभी वो भाजपा के लिए बोल रहे हैं और उस समय के लिए फोर्स तो फोर्स है, वो फोर्स के मुखिया के रूप में, अस्थायी मुखिया के रूप में है, तो उनको तो फोर्स का बचाव करना चाहिए। लेकिन वो बचाव किसका कर रहे हैं? वो भाजपा का बचाव कर रहे हैं। और यही बात मैंने शुरुआत में की कि पुलिस फोर्स को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाया जा रहा है और वो फोर्स पूरा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, जिसकी बदनामी फोर्स की हो रही है, पुलिस फोर्स की हो रही है। जो मुसीबत के समय आप और हम अगर किसी की चिंता करेंगे तो चिंता करने के लिए हम सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पुलिस का ही फोन लगाते हैं। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने डायल 100 की व्यवस्था दी थी उसको फोन करते हैं। और अगर डायल 100 से ही आप असुरक्षित महसूस करने लगो, उस पुलिस पे ही भरोसा आपको नहीं रहेगा उसकी कार्यप्रणाली के कारण, तो आप किसको फोन लगाएंगे? किससे अपने आप को सुरक्षित महसूस कराएंगे? तो ये जो जरूरत है सबसे पहले कि फोर्स का मनोबल कमजोर ना हो, फोर्स की छवि खराब ना हो, ये सभी लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। जब से राणा सांगा और रामजी लाल सुमन जी वाला मामला हुआ, करणी सेना के लोगों ने उनके घर पे हमला किया, तब से अखिलेश जी थोड़ा और मुखर हुए उस एक तथाकथित जो सवर्ण जाति है, जो योगी जी की जाति से आते हैं, उनका जो क्षत्रिय समाज से आते हैं, उनके खिलाफ काफ़ी बातें अखिलेश जी ने भी कहीं, चाहे वो आंकड़े दिखाने हो या फिर ये कहना हो कि इन पर कार्रवाई नहीं हुई, पीडीए के लोगों पर कार्रवाई होती है, लेकिन वो खुलेआम कोई आके अखिलेश जी को गोली से मारने की धमकी दे रहा है, कोई रामजी लाल सुमन के हमला कर दे रहा है, लेकिन वो लोग अभी भी सुरक्षित हैं क्योंकि योगी जी की जाति के हैं। सुमित भाई, आप देखिए, कुछ धर्म प्रेमी अपना धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और काली पट्टी लगा लेते हैं। केवल काली पट्टी लगाने पे एफआईआर हो जाती है उन लोगों के खिलाफ। और ये कुछ जाति के लोग, जाति प्रेमी, किसी के घर पे बुलडोजर लेके चले जाते हैं। मैं किसी के शब्द इसीलिए कह रहा हूं कि अगर मैं रामजी लाल सुमन साहब को छोटा आदमी भी समझ लूं, सामान्य आदमी भी समझ लूं, तो किसी के घर पे आप बुलडोजर लेके चले जाएंगे? क्या ये सब होने दिया जाएगा? और वो भी तब जब मुख्यमंत्री 1 किलोमीटर दूर हो उस घटना स्थल से।
और ये जिम्मेदारी तब और हो जाती है कि राज्यसभा के सांसद के घर पे हमला हो रहा है, तब कहां गया जीरो टॉलरेंस? तो ये दिखता नहीं कि छूट दी जा रही है, सपोर्ट दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। किसके घर पे बुलडोजर चला? दोपहर में कुछ चुनिंदा लोगों की गिरफ्तारी हुई जो सॉस लगा करके दिखा रहे थे कि हमने खून लग गया, चटनियां लगा लगा के बता रहे थे कि खून लग गया। कुछ की गिरफ्तारी हुई, शाम तक वो भी छूट गए। यही जीरो टॉलरेंस है, यही कड़ा कार्यक्रम चलेगा। तो ये दिखता है कि 1 किलोमीटर दूर जितना तांडव हुआ आगरा के अंदर, मुख्यमंत्री की आगरा में मौजूदगी में हुआ, ये सारा संरक्षण मुख्यमंत्री के आदेश में और सारे उन्हीं के कार्यक्रम की एक योजना है। ये मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी हैं जब योगी जी की जाति के लोगों ने शेड्यूल्ड कास्ट या फिर ओबीसी तबके पर इस तरीके का बर्ताव किया है, लेकिन तब इतना मुखर होके आपके नेता नहीं बोले जितना मुखर होके जब आप पर बात आई तब बोले हैं। नहीं सुमित भाई, ये कहीं ना कहीं भाषा भाजपा की है। जो आपका सवाल है इसमें भाजपा की झलक दिख रही है। इसको थोड़ा संभालिए। आप लोगों की भाषा भाजपा की भाषा जैसी नहीं लगनी चाहिए। आप लोगों की बातें सुनते सुनते उनको अपने अंदर ढालने की पहले भी बोलते थे, आप उनके अंदर डालना लगातार बोल रहे थे। हमारा तो पीडीए आंदोलन शुरू हो गया, एक नई अवधारणा पैदा कर दी माननीय अखिलेश यादव जी लोगों के दिलों में, पीडीए परिवार के बीच में। तो कैसे हुआ? अगर अभी रामजी लाल सुमन जी का तो हमला अभी हुआ है और पीडीए की अवधारणा तो पहले लेकर के माननीय जातीय जनगणना की हर मंच से बात की, आरक्षण सुरक्षित रहे हर मंच से बात करी और लगातार माननीय अखिलेश यादव जी बोल रहे थे। इसीलिए केवल रामजी लाल सुमन जी तक कुछ बात नहीं, हाँ ये और बढ़ गई है, इसीलिए और बड़े रूप में बात की जा रही है। आप ये देखिए, जिसके ऊपर हमला हो रहा है उसको पुलिस हाउस अरेस्ट कर रही है। इसको हाउस अरेस्ट ही तो कहेंगे जब आपको घर से नहीं निकलने दिया जा रहा। राज्यसभा के चुने हुए सांसद को आप घर के अंदर कैद कर रहे हो, आप घर से निकलने नहीं दे रहे हो, और जो हमला कर रहे हैं वो खुले घूम रहे हैं। ये अनोखी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। ये इसको जीरो टॉलरेंस कहेंगे? इसको कानून व्यवस्था करेंगे कि हमलावर खुलेआम घूम रहे हैं, जिस पे हमला होना है वो घर में बैठा हुआ है? सुमित भाई, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ सब लोग रहते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम लोग, सब लोग रहते हैं, जिसको हम वीआईपी का दर्जा देते हैं। देश के बहुत ही वीवीआईपी लोग रहते हैं। यही फूलन देवी की हत्या हो गई। आप बताइए, फूलन देवी का हत्यारा कौन? किसको सजा मिली? जिसको पकड़ा, जिसने कहा कि हाँ मैंने फूलन देवी की हत्या की है, वो देश की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ जेल से भाग जाता है। नहीं, अब तो मुकर गए। लेकिन देश की सबसे सुरक्षित जेल से कौन भागा? देश छोड़ करके कौन भागा? तो आप बिना सही रास्ते के देश छोड़ गए। अब तो शेर सिंह राणा कहते हैं कि मामला कोर्ट में है, जब तक कोर्ट में चलेगा तब तक कैसे साबित होगा कि किसने मारा किसने नहीं मारा। मैं शेर सिंह राणा का नाम ही नहीं ले रहा। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि फूलन देवी को किसने मारा। फूलन देवी के विचारधारा को मानने वाले लोग, जो अन्याय अत्याचार हुआ, महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार, फूलन देवी की जाति छोड़ दीजिए, मैं उनको महिला की तरीके से देखता हूँ, एक प्रताड़ित महिला की तरफ से देखता हूँ, जो अपने परिवार में भी प्रताड़ना झेली, जिसने समाज में भी प्रताड़ना झेली केवल महिला होने के नाते। और उस पर दुगनी बात तब आ गई जब वो जिसको छोटी जाति समझा जाता है, छोटी जाति से आती थी। क्या प्रताड़ना नहीं झेली उन्होंने? और जीते जी प्रताड़ना झेली, मरने के बाद भी प्रताड़ना झेली। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झेली। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा नहीं दे पाई। दिल्ली राजधानी की सुरक्षा का काम केंद्र की सरकार के पास है, यहाँ सुरक्षा नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। जो चुने हुए सांसद को अंतिम संस्कार जिस तरीके से राजकीय सम्मान के साथ होना था, वो सम्मान क्यों नहीं दिया फूलन देवी को? ये छोटी जाति को देख करके छोटापन है या नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का? किसने रोका था? क्या चुने हुए सांसद की भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार या सरकार, कोई भी सरकार, वो जाति देखेगी? अपराधी भी थी, लेकिन कई लोगों का मानना है। कौन सा उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था जब वो सांसद थी? कौन सा उनके ऊपर मुकदमा का सिद्ध हो गया? जब आप शेर सिंह राणा के पक्ष में खड़े हुए हो, तो मैं आपसे फूलन देवी के बारे में पूछूं, कैसे अपराधी थी वो? जो सजा काट ली वो खत्म हो गई बात। देश की चुनी हुई सांसद थी, देश की चुनी हुई सांसद थी, तो देश की चुनी हुई सांसद पे सवाल हो रहा है। जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर उन लोकसभा के सांसदों के साथ ये हाल होगा केवल जाति के आधार पे, महिला होने के कारण, तो फिर किसको न्याय मिलेगा इस देश के अंदर? तो यही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। भाजपा की सरकार में जाति देख के कार्रवाई होती है, निश्चित तौर पे दिख रहा है। बड़ा उदाहरण मैंने आपको फूलन देवी का बताया, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। यही सपा के समय में भी होता था। उदाहरण बताइए ना, एक उदाहरण बताइए मुझे जाति देख करके हुआ हो, कोई एक उदाहरण बताइए। कहते हैं कि लोग यादव चलाते थे थाने। देखिए, हर व्यक्ति किसी ना किसी को समर्थन करता है। समाजवादी पार्टी में ये ईमानदारी की बात है कि यादव समाज बड़ी संख्या पे
समाजवादी पार्टी पे भरोसा करता है, क्योंकि श्रद्धेय नेताजी ने पार्टी की स्थापना करी, लोगों ने विश्वास दिखाया। चौधरी चरण सिंह जी के साथ में श्रद्धेय नेताजी ने काम किया, उनके आशीर्वाद से आगे भी बढ़े। और चौधरी चरण सिंह जी भी यादवों के बड़े नेता थे। यादवों के दिल में जो चौधरी चरण सिंह जी के लिए जो सम्मान है, क्योंकि किसानों के मसीहा थे और यादव बिरादरी दूध घी के साथ में किसानी का भी काम करती है। तो भरोसा चौधरी चरण सिंह जी का था। वो भरोसा जब श्रद्धेय मुलायम सिंह जी को दिखाया तो लोगों ने समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी के साथ में बड़ी तादाद में यादव समाज जुड़ा हुआ है। तो जो केवल यादव समाज जुड़ा हुआ है ऐसा नहीं है। अगर केवल यादव समाज जुड़ा होता तो 40-42% कैसे वोट आ गया अभी? पहले सरकारें कैसे बना ली? ये तो सर्व जातियों ने, सारी जातियों ने स्वीकार किया, तब हमारी सरकार बनी। आज लोकसभा में उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी है, देश की तीसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी। सारी जातियों ने, सारे धर्मों ने चुना, तभी संभव हो पाया। ये केवल दुष्प्रचार करने के लिए, क्योंकि हमारा नेतृत्व उस जाति से आता है तो उस जाति को बदनाम करने का काम है। रामजी लाल सुमन के मामले के बाद एक बात लोगों ने कही कि अखिलेश जी इसको इतना इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि वो रामजी लाल सुमन की आड़ में एक दलित वोट बैंक को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। रामजी लाल सुमन के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। नहीं, ये बहुत छोटी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। रामजी लाल सुमन जी दलित समाज से आते हैं, इसीलिए उनको सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। ये तो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना। अगर यही बात भाजपा के लोग या फिर करणी सेना के लोग उनको उस रूप में देख रहे थे कि इन्होंने राणा सांगा का अपमान किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने रामजी लाल सुमन को एक दलित नेता के रूप में पेश किया। मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं। रामजी लाल सुमन जी को हम 10 मिनट के लिए बात को छोड़ देते हैं। हाँ। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, संजय निषाद जी ने क्या कहा? प्रभु राम के जन्म के अस्तित्व को लेकर के बात कही। प्रभु राम से अब कौन सी जाति अपने आप को जोड़ती है कि हम उनके वंशज हैं? यही क्षत्रिय समाज। और उनके जन्म के अस्तित्व को लेकर के संजय निषाद ने इतनी अश्लील बातें, इतनी घटिया बातें की, मैं आपके यहाँ मंच से भी नहीं कह सकता। किसने विरोध किया? कोई एक क्षत्रिय समाज का व्यक्ति आपको मिला कहीं सड़क पे? मंच छोड़ दीजिए, कहीं टीवी डिबेट्स में दिखा जिसने नाम लिया हो संजय निषाद का, जिसने कहीं और नाम लिया हो? प्रभु राम का अपमान हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो प्रभु राम के नाम के साथ में ठेकेदारी करती थी, पेटेंट बना लिया था कि प्रभु राम का नाम केवल हम ही ले सकते हैं और कोई ले भी नहीं सकता, उन प्रभु राम का अपमान हो गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ बात ही नहीं हुई। आज भी वो कैबिनेट मंत्री हैं। तो इसका मतलब है ना कि वो करवा रहे हैं जो सूट कर रहा है। समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने अगर कोई बात बोली तो उस बात को पकड़ के तूल देना और समाज में विघटन फैलाना, सौहार्द बिगाड़ना। रामजी लाल सुमन जी ने जो बात कही सदन में कही, सदन में जो आसंदी होते हैं उनका जिम्मेदारी है। आसंदी ने जिम्मेदारी ली और सदन की कार्रवाई से उस शब्द को हटा दिया, उस कार्रवाई को हटा दिया जो चीज नहीं ठीक थी। उसके बाद भी जब रामजी लाल सुमन जी ने बोला, 4 घंटे तक बहस चली अलग अलग विषयों पे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और सांसदों ने भी बोला, 4 घंटे तक कोई बात ही नहीं हुई। फिर अगले दिन ऐसा क्या बवाल मचाने की जरूरत पड़ गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सदन के अंदर तो समझ में ही नहीं आया कि क्या करना है। बाद में उनका जो आरएसएस है, जो नागपुर से बैठ के काम करता है, मध्य प्रदेश उनकी प्रयोगशाला है और पूरे देश में फिर नफरत फैलाने का काम करते हैं, उन्होंने ये बात आगे बढ़ाई कि राणा सांगा की आड़ में हम समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है। और उन्होंने अपने लोगों को, सिपाहियों को भेज दिया जो फर्जी सेना बना करके घूम रहे। आप बताइए क्या अस्तित्व है इनके? ये खुद जब 10 हिस्सों में बटे हुए हैं, पहली करनी सेना, दूसरी करनी सेना, असली करनी सेना, नकली करनी सेना, ये खुद ही आपस में बटे हुए हैं। फिर जब इनको लगा कि हमारी संख्या नहीं होती, इन्होंने कहा पूरा हिंदू समाज। तो ये सब चीजें थी। पूरा हिंदू समाज नहीं है, पूरा क्षत्रिय समाज नहीं है करनी सेना। क्षत्रिय समाज समाजवादी पार्टी के साथ में भी और रामजी लाल सुमन जी के साथ भी खड़ा हुआ है। जो सच है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। और माननीय अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया कि जिस इतिहास से हमें कोई फायदा नहीं मिलता है, जो नकारात्मकता लाता है, जो आगे भविष्य में सकारात्मकता नहीं लाता है, उन पन्नों को छोड़ देना चाहिए। हमें सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, तो हम उस सकारात्मक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वर्ण व्यवस्था का इतिहास भी नकारात्मक है, लेकिन वर्ण व्यवस्था और मनु की बात अखिलेश जी कई बार अपने मंचों से कहते हैं, तो उसको क्यों नहीं छोड़ देते? छोड़ रहे हैं ना। वो जब बात चलती है तो बता रहे हैं कि मनु महाराज से वो गड़बड़ी करके गए। अब गड़बड़ियों को छोड़ देना चाहिए। हम ठीक कर रहे हैं ना। जाति व्यवस्था ठीक करने की कोशिश। पीडीए के माध्यम से जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, जो असहाय हैं, उन सबको मदद पहुंचाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करें। हर वर्ग, हर दुखी व्यक्ति के साथ में खड़े हैं माननीय अखिलेश यादव जी। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप चाहे उसका श्रेय चाहे आप मीडिया को दें, लेकिन
योगी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतरीन है, ऐसा कई लोगों का मानना है। तो एक बहुत बड़े वर्ग का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार आया है। कैसे आप लोगों को समझाएंगे कि नहीं, इतनी घटनाएं अभी भी होती हैं? ऐसे लोग बोलते कम हो गई। देखिए, दो चीजें हैं। अगर योगी जी के कारण सुधार आया है तो मुझे ये बता दीजिए कितनी पुलिस भर्ती कर दी उन्होंने, कौन सी आधुनिकता का कोई नया काम कर दिया वो बता दीजिए मुझे। बुलडोजर भर्ती किया उन्होंने। जो माननीय अखिलेश यादव जी जिस चीज को जहां छोड़ के गए थे वही है। तो बुलडोजर का तो टायर भी पंचर हो गया और डीजल भी खत्म हो गया। किस करनी सेना या कितनी उपद्रवियों के घर में, किसके घर में बुलडोजर चला? कोई एक नाम तो बताइए। नहीं गया उस तरफ। तो मतलब पंचर हो गया ना बुलडोजर, डीजल खत्म हो गया ना, हवा निकल गई उसकी, क्योंकि सजातीय थे, तभी तो प्रश्न चिन्ह लग रहा है। लेकिन कानून व्यवस्था की जब आप बात करते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बेहतरीन पुलिस हेडक्वार्टर दिया जिसमें हमारे बेहतरीन क्रिकेटर खिलाड़ी थे, कपिल देव जी अभी गए, उससे पहले फिल्मी दुनिया से जुड़ी प्रियंका चोपड़ा जी गई थी, उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने कहा इस बात को कि आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे महिलाएं घर से निकलने में डरती हैं। ये अपराध का मामला है और सरकार को इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। वही मीडिया, आप जिस मीडिया का नाम लिया, हर छोटी घटना को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ जोड़ती थी और यहाँ बड़ी घटना को भी योगी आदित्यनाथ जी से नहीं जोड़ती है। देखिए, सुविधा का काम चल रहा है, पैकेज का काम चल रहा है इस समय। अब ये पत्रकारिता, आप अपने घर से निकले, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तीखे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपके किसी सवाल से भाग रहा हूं तो बताइए। हर सवाल का जवाब माननीय अखिलेश यादव जी देते हैं, ये उन्होंने हमें सिखाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कौन जवाब दे रहा है? एक मंच लगा होगा, योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं, पूरे दिन टीवी पर लाइव चलता रहेगा, बाद में उसकी रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। एक मंच लगा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, वो लाइव चलता रहेगा, उसकी रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। फिर कहीं अमित शाह जी बोल रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी को दिखाने का काम अब मीडिया हाउसेस कर रहे हैं। कहीं खोजी पत्रकारिता दिख रही है? जयंत चौधरी जी जो एनडीए के सहयोगी हैं, केंद्र में मंत्री हैं एचआरडी मिनिस्ट्री, उन्होंने सदन में एक जवाब दिया, 8 महीने में 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। किसी पत्रकार ने कवर किया? कई मीडिया हाउसेस में आपने देखा? ये सदन में जवाब दिया है, 8 महीने में 8 लाख बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के। 25 करोड़ आबादी में से 8 लाख बच्चों ने छोड़ दिया। ये 8 लाख बच्चे कहां जाएंगे? कौन सा बेहतर भविष्य बनेगा? क्या वजह है इसकी? बेहतर शिक्षक नहीं होना, बेहतर स्कूल ना होना, बेहतर व्यवस्था ना होना, बच्चों का स्कूल के प्रति विश्वास ना होना। तो ये जिस तरफ बच्चों को ले जाया जा रहा है वो चीजें हो रही हैं। और सबसे बड़ी व्यवस्था जो डबल इंजन की सरकार है, महंगाई। लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, लोग बच्चों को खिला नहीं पा रहे, बेहतर सुरक्षित माहौल में रख नहीं पा रहे। ये जो हिंदू मुसलमान करके तनावपूर्ण माहौल, जो सौहार्द बिगाड़ा गया है, उसमें सुरक्षित कोई वर्ग अपने आप को महसूस नहीं कर रहा। चाहे महिला पुरुष हो, चाहे जाति के लोग हों, चाहे धर्म के लोग हों, सब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और यह असुरक्षित वातावरण जब सरकार बनाती है तो माहौल और ज्यादा खराब हो जाता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि एक अच्छा वातावरण दे। तभी तो हम लोग बहुत सारे इवेंट्स करते रहते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चलाते रहते हैं सौहार्द बनाए रखने के लिए। लेकिन सरकार में कुछ दिख रहा है आपको सौहार्द बनाने के लिए कोई कार्यक्रम चल रहा हो? यहाँ तो केवल नफरत फैलाने के कार्यक्रम चल रहे हैं और नफरत बढ़ाने का काम चल रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया। हम लोग बातचीत कर रहे थे यश भारती जी से और सवाल वही है कि दावे तो सरकार करती है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। तो जीरो टॉलरेंस की अगर सरकार है तो कुछ लोग जो कि योगी जी की जाति से आते हैं, वो लोग किसी घर के सामने जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तलवारें लहराते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने की धमकी देते हैं, या फिर इलाहाबाद में किसी व्यक्ति को जिंदा जला देते हैं, तो उन लोगों के यहाँ बुलडोज़र क्यों नहीं पहुँच पाता? ये सवाल है। इसी सवाल में फिर ये है कि जैसे जिस तरीके से आरोप ये लगा करता था कि अखिलेश जी की सरकार में कि थाने यादव चलाते हैं, वो आरोप अब मीडिया क्यों नहीं लगाती या फिर कोई क्यों नहीं इस पे सवाल करता कि अब थाने ठाकुर चलाते हैं? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आपकी क्या राय है। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।